सपोज कीजिए कि हमारे पास एक इन्फिनिटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है और उसकी वजह से अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बी निकालना हो तो हम मैग्नेटिक फील्ड बी कैसे निकालेंगे और उस मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू कितनी आती है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। तो लेट अस अज्यूम कि ये हमारा वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, और इसका जो लेंथ है वो इंफिनिटी तक जा रहा है, हमें नहीं पता इसका लेंथ कितना है। ठीक है, करंट इससे फ्लो कर रहा है, करंट आई। हम जानते हैं कि जब भी किसी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से करंट फ्लो करता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है कंसेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में। तो सपोज कीजिए कि अगर इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रही है तो इससे r दूरी जाने के बाद या फिर इससे x दूरी जाने के बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी अगर हमें ये निकालना हो तो हम कैसे निकालें। तो सबसे पहले हम उस पॉइंट को पकड़ते हैं जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेट अस अज्यूम कि वो पॉइंट यहां से आपके वायर से वो पॉइंट x दूरी पर रखा हुआ है। ठीक है, अब जो यहां पर हम फार्मूला यूज करते हैं, जो कांसेप्ट यूज करते हैं वो है बायोट-सवार्ट लॉ। बायोट-सवार्ट लॉ कहता है जो मैग्नेटिक फील्ड dB किसी करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से होता है dB, उसकी वैल्यू क्या होती है? dB होता है dB इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर, जहां जो एंगल थीटा होता है वो स्मॉल एलिमेंट dl और जो आपका पोजीशन वेक्टर है r, उन दोनों के बीच का एंगल होता है। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, हमारा वायर का लेंथ हमें पता नहीं है तो हम क्या करते हैं, स्मॉल एलिमेंट dl काटते हैं और देखते हैं कि उस dl का इस पॉइंट p के साथ जो पोजीशन वेक्टर होगा वो कितना एंगल बनाता है। तो हम यहां से आपके वायर से इस पॉइंट से हम सपोज कीजिए कि आगे l दूरी पर हम यहां पर आ गए और आकर के हमने एक छोटा सा एलिमेंट कट किया dl। अब ये जो dl आपने कट किया है, लेट अस अज्यूम कि ये आपका यहां से जो इस पॉइंट p की दूरी है, यहां से जो पॉइंट p की दूरी है वो दूरी है r, और ये जो एंगल बना रहा है dl एलिमेंट पोजीशन वेक्टर r के साथ वो बना रहा है phi। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो dl के चलते जो होगा पहले लिखेंगे और उसके बाद उसको इंटीग्रेट करके पूरे वायर के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट p पर होगा वो हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले dl एलिमेंट के लिए लिखते हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा यूजिंग बायोट-सवार्ट लॉ। ये रिलेशन कहां से आया? तो बायोट-सवार्ट लॉ का हमने यूज करके ये इक्वेशन लिखा है। अब dl एलिमेंट के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड यहां पर पॉइंट p पर लिखने जा रहे हैं। तो dB क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl sin phi, जो कि यहां पर dl और r के बीच का एंगल कितना है? phi I dl sin phi अपॉन r स्क्वायर। यहां तक तो हम पहुंच गए। स्मॉल एलिमेंट dl के चलते जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका इक्वेशन हमने लिख दिया। अब इसके हेल्प से पूरे वायर के लिए कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये छोटा सा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल OP, और इस पॉइंट को मान लेते हैं अगर हम अज्यूम करते हैं Q। इस छोटे से ट्रायंगल OPQ को जरा ध्यान से देखिएगा। इन ट्रायंगल OPQ, अगर आप ट्रायंगल OPQ में चलते हैं और इसको देखते हो sin phi का वैल्यू अगर आप निकालने की कोशिश करते हो, sin phi, वो sin phi क्या होता है? sin क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो sin phi जब आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी x और हाइपोटेनस आपका r, तो sin phi हो गया आपका x by r। इसी ट्रायंगल में अगर आप cos थीटा की, मान लो ये एंगल आपका थीटा है, दिस एंगल इज सपोज थीटा, अगर आप इसी ट्रायंगल में cos थीटा की वैल्यू भी लिखोगे तो वो भी क्या आएगा? x अपॉन r आएगा, x अपॉन r आएगा। तो sin phi बराबर हो गया आपका cos थीटा। दूसरी बात, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, sin phi बराबर x by r इक्वल टू cos थीटा, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया फिर हल के लिए। फिर क्या करते हैं, इसी ट्रायंगल OPQ में हम tan थीटा लिखने की कोशिश करते हैं। तो tan थीटा क्या होगा? tan थीटा होगा, tan होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब L अपॉन x। तो यहां से आपका L का वैल्यू आ गया x tan थीटा। अब दिक्कत ये है कि L की वैल्यू तो आपने लिख लिया x tan थीटा, बट आपका जो इक्वेशन है, जो करंट इक्वेशन है जो आपने बायोट-सवार्ट लॉ से लिया है, यहां पर L नहीं, यहां पर dl चाहिए। तो अगर आपको dl चाहिए तो आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। कैसे? थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा जो है वैल्यू कर रहा है, हर एक पॉइंट के लिए थीटा अलग है, तो हम क्या करते हैं, L को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और dl की वैल्यू निकालते हैं। तो अगर आप L को डिफरेंशिएटिंग L विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा? dl अपॉन d थीटा हो जाएगा x sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से आपको dl की वैल्यू मिल गई x sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो आपने दो काम कर लिया, आपने sin phi का वैल्यू निकाल लिया जो आपको यहां रखना था, आपने dl का वैल्यू निकाल लिया जो आपको यहां रखना था, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। तीसरा काम क्या है कि जो आपका r है, जो पोजीशन वेक्टर का दूरी है इस पॉइंट p तक का, उस r का वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालेंगे? इसी ट्रायंगल OPQ में जो cos थीटा आप लिख रहे थे x अपॉन r, अगर इसी ट्रायंगल OPQ में cos थीटा जो कि आपका x अपॉन r था, यहां से आपको r का वैल्यू मिल जाएगा x sec थीटा। ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 तीनों को तीनों से जो भी आपने वैल्यूज उठाए हैं उन तीनों वैल्यूज को आप पेरेंट इक्वेशन में रख दो और देखो कि क्या आता है। तो अगर आप इन तीनों का वैल्यू पेरेंट इक्वेशन में रखेंगे, आई होप कि आपने ये फिगर ड्रॉ कर लिया होगा, क्योंकि स्पेस कम है तो हम इस चीज को मिटाना पड़ेगा हमें। तो अगर आप इन तीनों के वैल्यू को इस पेरेंट इक्वेशन में पुट करिएगा तो आपको dB की वैल्यू क्या आ जाएगी? dB की वैल्यू आपको आ जाएगी म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl की जगह हम लिख देते हैं x sec स्क्वायर थीटा, x sec स्क्वायर थीटा d थीटा, sin phi की जगह हम लिख देते हैं cos थीटा, और r स्क्वायर की जगह हम लिख देते हैं
x स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। अब ऊपर भी sec स्क्वायर थीटा है, नीचे भी sec स्क्वायर थीटा है, कैंसिल हो गया। ऊपर एक x है, नीचे x स्क्वायर है, एक x आपका नीचे बचा रह गया। तो फाइनली कट छट करके आपके पास बचा क्या? आपके पास बचा dv इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई i अपॉन x cos थीटा d थीटा, यही बचा आपके पास। अब आप क्या करेंगे, dv की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। अब आपको अगर b निकालना है तो dv को आप इंटीग्रेट करेंगे, और जो थीटा एंगल था आपका, थीटा जो था आपका, ये आपका वायर था, x दूरी पर पॉइंट p था, आपने एक एलिमेंट ले जाकर के dl कट किया था, और यहां से पॉइंट p की जो दूरी थी वो दूरी r थी, ये एंगल फाई था, और जो थीटा आपका था वो कुछ यहां पर आपका एंगल थीटा था। और थीटा क्योंकि आपका वायर इनफिनिटली लॉन्ग है, तो मान लेते हैं कि जितना लेंथ आप कंसीडर कर रहे हैं, जो आपका नीचे वाला पॉइंट है वो एंगल बना रहा है आपका थीटा 1, और ऊपर वाला पॉइंट बना रहा है एंगल थीटा 2। तो अगर आप इस dv को थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्या करने जा रहे हैं, b इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dv फ्रॉम माइनस थीटा 1 टू थीटा 2। माइनस थीटा 1 से लेकर के थीटा 2 तक हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाएगी। चलो इंटीग्रेशन लगाते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई i अपॉन x इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा d थीटा, एंगल जो है आपका माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक जा रहा है। तो b की वैल्यू यहां से आ गई म्यू नॉट बाई 4 पाई i अपॉन x sin थीटा, लिमिट आपका माइनस थीटा 1 से थीटा 2 तक होगा। ठीक है, जरा सा स्पेस बनाते हैं। स्पेस बनाने के बाद देखते हैं कि हमारा इक्वेशन क्या आता है। तो b की वैल्यू जो आपकी आई, वो आई म्यू नॉट बाई 4 पाई i अपॉन x इनटू sin थीटा 2 माइनस माइनस ऑफ sin थीटा 1। तो b आपकी आई म्यू नॉट बाई 4 पाई i अपॉन x इनटू sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। यानी कि अगर आप स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर लेते हैं इनफाइनाइट लेंथ का, तो उससे r दूरी x दूरी जाने पर किसी भी पॉइंट p पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है म्यू नॉट बाई 4 पाई i बाई x इनटू sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। अब क्योंकि आपने अज्यूम किया था कि ये जो आपका वायर है उसका लेंथ इंफिनिटी से शुरू होकर के इंफिनिटी तक जा रहा है, इनफाइनाइट लेंथ का है, तो अगर इनफाइनाइट लेंथ का होगा तो ये जो एंगल थीटा 1 होगा वो कितना हो जाएगा फॉर इंफिनिटी माइनस पाई बाई 2, और जो एंगल आपका थीटा 2 है वो कितना हो जाएगा फॉर इनफाइनाइट लेंथ प्लस पाई बाई 2। तो अगर आप यहां पर थीटा 1 और थीटा की वैल्यू को पुट करते हैं तब जो आपका वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, तो b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई i अपॉन x sin थीटा 1 कितना हो जाएगा फॉर इनफाइनाइट वायर 90 डिग्री, थीटा 2 भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और दोनों जगह 90 डिग्री का वैल्यू पुट करेंगे तो sin 90 प्लस sin 90, फाइनल जो आपका रिजल्ट आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इनटू 2ix। तो अगर आपका वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो उसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है वो आती है म्यू नॉट बाई 4 पाई 2i बाई x।